कैसे डायग्नोज करते हैं कि ये कार्टिलेज घिस गई? क्या एक सामान्य एक्सरे से पता चल जाता है? बहुत सारे लोग पहली बार जब एक्सरे कराते हैं उसमें डायग्नोज हो जाते हैं कि कार्टिलेज घिस रहा है। जॉइंट का स्पेस जो है हमें एक्सरे में दिखता है। मैं पेशेंट्स को दिखाता हूँ कि वो जॉइंट का स्पेस अब कम हो गया है। अब 55-60 का आदमी जब घुटने में पेन होता है तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे को बुढ़ापा आ गया है, वो सोचता है नहीं मुझे इसको ठीक कराना है। तो ही वो जवाब मांग रहा है और साइंस जवाब दे रहा है, इलाज दे रहा है और पेशेंट्स को अच्छा आराम आ रहा है। कई बार पेशेंट मुझसे आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे लेफ्ट में दर्द हो रहा है। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम हम देखते हैं तो एक्सरे में राइट ज्यादा खराब होता है। वाजपेयी जी का जब घुटना चेंज, सबको लगा घुटने की हड्डी यहाँ से ऊपर से काट के नीचे से काट के बड़ा सा मेटल का एक पीस वहां लगा दिया। ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो क्या सर्जरी के बाद बिल्कुल पहले ऐसी लाइफ हो जाती है? फिर से हम पालथी मार कर बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं? आलती पालती मारना आपकी अपनी काबिलियत है। इम्प्लांट्स आलती पालती मारना अलाउ करते हैं, लेकिन क्या आप आलती पालती मार पाएंगे सर्जरी के बाद, ये आपके शरीर की काबिलियत पे। घुटने का दर्द जब शुरू होता है तो लगता है कि घरेलू नुस्खे, थोड़ा सा आराम या दवा के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगा। लेकिन जब चलना मुश्किल हो जाए, सीढ़ियाँ भारी लगने लगे और दवा से आराम मिलना बंद हो जाए तो क्या करें? तेल मालिश, फिजियोथेरेपी जैसे इलाज जब बेअसर हो जाते हैं तो सामने आता है एक बड़ा फैसला, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का। लेकिन इस नाम से ही ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। दरअसल सच ये भी है कि डर ज़्यादातर बीमारी से नहीं, अधूरी जानकारी और सुनी सुनाई बातों से पैदा होता है। आज हमारे साथ हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग के रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर साइमन थॉमस, जिनसे हम समझेंगे नी जॉइंट रिप्लेसमेंट कब ज़रूरी होता है, कितना सेफ है ये, और ऑपरेशन के बाद ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। वेलकम सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने से पहले ये हमें समझाइए कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है मरीज़ को, और घुटने कितने ख़राब हो जाते हैं, कब दर्द की तकलीफ़ ठीक हो सकती है और कब ये जो है इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है जो आपने शुरुआत में मुझसे पूछा। काफ़ी लोग मेरे ऐसे डॉक्टर्स के पास आने से डरते हैं क्योंकि उनका विचार है मैं तो एक सर्जन हूँ और मैं हूँ सर्जन, मैं सर्जरीज करता हूँ तो मैं सर्जरी एडवाइस करूँगा। लेकिन मैंने बहुत फोरम्स पे बात करी और मुझे बहुत खुशी होती है बोलते हुए, अगर मैं 100 पेशेंट्स देखता हूँ तो उनमें से सिर्फ 4 से 5 लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है और बाकी 95% लोग बिना किसी सर्जरी के लाइफ अच्छी गुजार सकते हैं। अब ऑपरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए वो दूर की बात है। सबसे पहले बताऊंगा आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। छोटे मोटे पेन्स आपको और मुझे होंगे और जो 50-55 से ऊपर जैसे जाएंगे थोड़े ज़्यादा होंगे। साल में थोड़ा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना, थोड़ा सा विटामिन डी वगैरह लेना, जनरल हेल्थ का ध्यान रखने से काफ़ी हद तक एक्स एंड पेन्स सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर एक्स एंड पेन्स आपकी डेली एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो आप पहले अच्छे से करते थे उनको अब आप नहीं कर पा रहे, आपको बार बार लगता है कि मैं कोई पेन की मेडिसिन लूं जो हफ्ते महीने में एक बार चलता है लेकिन उससे ज़्यादा आपका मन करता है, तो एक अच्छा टाइम है कि एक स्पेशलिस्ट से मिल लें। क्योंकि अगर जब आप स्पेशलिस्ट से टाइम पे मिलते हैं तो कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने से एक्चुअली आप बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी महंगे कॉम्प्लिकेटेड इलाज के अच्छी लाइफ पा सकते हैं। तो सर, क्या कोई और सिम्टम भी है दर्द के अलावा इसके, कि सूजन होती है वहाँ पे घुटनों में, या कोई आवाज़ आती है, या सिर्फ दर्द से ही जो है आपको ये समझ में आ सकता है कि मुझे घुटनों में कोई गंभीर समस्या है? सबसे पहला जो सिम्टम है वो तो दर्द ही है। और मैं हमेशा बोलता हूँ पेन यानी कि दर्द ये प्रभु की वाणी है। जब आपके शरीर में कहीं पे, घुटने नहीं कहीं पे भी पेन हो रहा तो बॉडी आपको एक पॉइंट पे अट्रैक्ट कर रही है कि कुछ यहाँ दिक्कत है। वो सीरियस भी हो सकती है और वो नॉन सीरियस भी हो सकती है, लेकिन पेन एक अहम सिम्टम है। शुरुआत है पेन सिर्फ एक सीवियर एक्टिविटीज में, जैसे कि नीचे बैठने में, बैठ के उठने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, या बहुत ज़्यादा चलने दौड़ने में ही पेन होता है। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते रहते हैं, कुछ नहीं करते, या जैसे से दिक्कत बढ़ती है वैसे ये पेन हर टाइम रहता है। शुरुआत में पेन सिर्फ चलने पे होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वेट करें तो पेन रात को भी होता है। घुटना जब थोड़ा बहुत भी मूव करते हैं या जॉइंट थोड़ा सा भी मूव करते हैं तो पेन होता है।
करवट बदलने में लोग को पेशेंट्स को पेन होता है। क्यों होता है ये पेन? क्या उसमें कमी रहती है घुटने में? पेन इसलिए होता है क्योंकि देखो, समझने की बात है कि हमारा जोड़ जो है 2 हड्डियों को मिला के बना हुआ है। इन हड्डियों के एंड पे कार्टिलेज की एक लेयर होती है दोनों साइड में, जो दोनों हड्डियों को रगड़ खाने से रोकती है। अब ये घुटना या कोई भी जोड़ चलते 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 जैसे वेयर एंड टेयर होता है, वैसे वो कार्टिलेज की लेयर कई बार थोड़ा इरोड हो जाती है, यानी कि वो परत निकल जाती है, घिस जाती है फ्रिक्शन के कारण। एब्सोल्युटली। जब वो घिसती है और तो क्या होता है, वो कार्टिलेज खत्म हो जाती है, नीचे बोन एक्सपोज हो जाती है। कार्टिलेज में कोई नर्व एंडिंग्स नहीं होती, तो कार्टिलेज जब मूव करता है, जैसे वॉकिंग स्टिक है, उसके एंड में एक रबड़ लगाई हुई है, जब उससे चलते हैं स्मूथली चलते हैं। अगर वो स्टिक घिस जाए तो एक्चुअली मेटल नीचे टच करता है, फिर आवाज भी अजीब सी आती है। वैसे ही जोड़ की जो कार्टिलेज है उसमें कोई नर्व एंडिंग नहीं है, लेकिन जब उसके नीचे वाली सतह में हड्डी टकराती है तो एक्चुअली नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होती है, तो उससे बहुत ज्यादा पेन होता है। अच्छा, और किन लोगों को ये जो कार्टिलेज है घिसना, किन लोगों में सबसे आम देखते हैं हम? किसी को कोई बीमारी हो, कैल्शियम की कमी हो, विटामिन D3 की कमी हो, या कि जैसे मैंने एथलीट का सुना है, शोएब अख्तर का, कि उनके घुटने बहुत जल्दी घिस गए, या उम्र के साथ, या जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, किन लोगों को खतरा ज़्यादा रहता है? सर मैं एक चीज़ बोलूँ, ये इसको आम उम्र की प्रॉब्लम कहिए। मेजॉरिटी ऑफ लोग जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो एज रिलेटेड घुटने के घिसने से परेशान है। और इनमें कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे आपने शोएब अख्तर जी का नाम लिया, या एथलीट्स हैं जो बहुत विग्रस एक्टिविटी कर रहे हैं। उनमें क्या है, उनके जॉइंट्स जो हैं बहुत हाई स्ट्रेस एक्टिविटीज को झेल रहे हैं। हाई स्ट्रेस एक्टिविटीज में वेयर एंड टेयर भी ज्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को या लोगों को कार्टिलेज का वेयर एंड टेयर थोड़ा जल्दी होता है। तो इंजरीज, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज जो हाई एक्सट्रीम स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हैं, स्ट्रेनुअस स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हैं, उनमें भी कार्टिलेज घिसने का या कार्टिलेज में छोटी मोटी इंजरी होने की वजह से कार्टिलेज निकल जाती है, उस वजह से भी आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों की खराबी आती है। बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये प्रॉब्लम एज के साथ साथ आती है। एक चीज आपने और बोली, वेट। मैं अपने दर्शकों को बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंटली बोलना चाहूंगा, इसका वेट का कोई विशेष लेना देना नहीं है। वेट से आप थोड़ा क्लमजी हो जाते हो, आपकी मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है, और थोड़ी जो छोटी मोटी खराबी है वो थोड़ी ज्यादा प्रतीत होती है, क्योंकि एक्चुअली आपका एक्टिविटी लेवल थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन वेट ज्यादा होने से जोड़ घिस जाएगा, ये एक मिथ है। हाँ, आम लोगों में ये भ्रम है कि वजन, सारा जोर जो है घुटनों पर पड़ता है शरीर का। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। अच्छा, तो कैसे डायग्नोज करते हैं कि ये कार्टिलेज घिस गई? क्या एक सामान्य एक्सरे से पता चल जाता है? बहुत सारे लोग पहली बार जब एक्सरे कराते हैं उसमें डायग्नोस हो जाते हैं कि कार्टिलेज घिस रहा है। जॉइंट का स्पेस जो है हमें एक्सरे में दिखता है, मैं पेशेंट्स को दिखाता हूँ कि वो जॉइंट का स्पेस अब कम हो गया है, जो पैर पहले सीधा था वो थोड़ा तिरछा हो गया है, उसमें टेढ़ापन आ गया है, तो ये एक्सरे में दिखता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी कार्टिलेज की डैमेज बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन उसी मात्रा में होती है उसी एरिया में होती है, सॉरी, जिसमें कि वजन पड़ता है। तो ऐसे में कम खराबी होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसे पेशेंट्स को कई बार मुझे एक MRI करना पड़ता है, MRI में नजर आता है, बट एक एक्सरे और मैक्सिमम एक MRI, इसमें ये आर्थराइटिस डायग्नोस हो सकती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस डायग्नोस हो सकती है। क्या उनका पोस्चर भी बिगड़ सकता है? नॉक नी वगैरह होता है इसमें? यस। या मुझे ये भी बताइएगा कि नॉक नी से ये कार्टिलेज घिस सकता है या घिसने के बाद नॉक नी होता है? हाँ, नॉक नी जोड़ के घिसने की वजह से होता है, नॉक नी होने से जोड़ नहीं घिसता। नहीं, किसी को बाई बर्थ अगर नॉकनी है, हाँ, अगर आपको नॉकनी बाई बर्थ है तो आपके घुटने के घिसने के चांसेस नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको एक्चुअली घुटना घिसने की वजह से जो पैर सीधा था वो धीरे धीरे करके टेढ़ा हो जाता है और नॉकनी हो जाता है। क्या परसेंटेज है सर पेशेंट की जिसमें ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हैं? क्या यंग लोग भी आते हैं आपके पास या कम आते हैं? लोग अब कॉन्फिडेंट है सर्जरी के लिए, लोग अवेयर हैं ट्रीटमेंट के लिए, फॉरगेट सर्जरी, ट्रीटमेंट के लिए लोग अवेयर हैं। एक टाइम था जब मेरे आपके दादाजी थे, या आपके तो, आप तो मुझसे छोटे हो, तो आपके शायद परदादाजी थे, तो हम उनको 50-60 साल की उम्र में समझते रहे तो बुढ़े हो गए। ठीक है, मैंने अपने दादाजी को शायद पहली बार जब देखा होगा या मेरी होश संभाला होगा तो वो शायद 50 के होंगे, लेकिन मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा बुढ़े आदमी थे वो। लेकिन आज का 50 एक बहुत ही एक्टिव 50 है, वो फैमिली से सेटल्ड है, फाइनेंशियली सेटल्ड है, और वो लाइफ में आप सोचते हैं मेरा करियर सेटल हो गया, मेरे पैसे का सेटल हो गया, मेरा माय फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ गई,
अब मैं अपने लिए कुछ सोचता हूँ, मैं दुनिया घूमता हूँ, पार्टी करता हूँ, जो पहले नहीं था, तो लोग डिमांडिंग हो गए। सो आर्थराइटिस की जो प्रेवलेंस है वो पहले भी उतनी थी जितनी अभी है, लेकिन लोग जागरूक हैं, इलाज मांग रहे हैं। अब 55-60 का आदमी जब घुटने में पेन होता है तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे को बुढ़ापा आ गया है, वो सोचता है नहीं मुझे इसको ठीक कराना है। तो ही वो जवाब मांग रहा है और साइंस जवाब दे रहा है, इलाज दे रहा है और पेशेंट्स को अच्छा आराम आ रहा है। यंगर पेशेंट्स जैसे एथलीट्स हैं, किसी किसी को गठिया बाई की एक बीमारी, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, या किसी को चोट लगने की वजह से कुछ परसेंटेज लोगों को आर्थराइटिस यानी कि जोड़ में खराबी आती है, लेकिन ये एक कम परसेंटेज है, एक कम परसेंटेज है। अच्छा, तो कार्टिलेज अगर किसी की सपोज घिस गई है घुटने की, तो ये दोबारा रिकवर नहीं हो सकती, हील नहीं हो सकती सेल्फ दवाइयों से या किसी और चीज़ों से? अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में हमारे पास वो टेक्निक नहीं है जिससे कि हम कार्टिलेज को रीजनरेट करा सकें। इनफैक्ट पिछले 50 सालों में जो साइंस ने जो तरक्की करी है उसमें उसने सब चीज़ों को रिप्लेस किया है। उसने नी को ट्रांसप्लांट किया है, किडनी को ट्रांसप्लांट करके दूसरी किडनी लगा दी है, लिवर भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लंग ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लेकिन रीजनरेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसपे व्यक्ति काम तो कर रहा है, लेकिन उस पे हमें अभी बहुत ज़्यादा सकारात्मक हमें रिजल्ट नहीं मिला है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से अगले 50 साल रीजनरेटिव मेडिसिन की बात होगी जहाँ पे हम चीज़ों को फिर से उगा सकें। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा, तो पेशेंट को डायग्नोज करके डिजीज़ कब ये डिसाइड होता है कि अब इसके जो है नी जॉइंट रिप्लेसमेंट इसका ज़रूरी है, इम्प्लांट ज़रूरी है? मैं पहली बार, मेरा ये हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब पेशेंट्स मेरे पास पहली बार आते हैं तो मैं एक बार उनको मौका दूं। कई बार एक्सरे बहुत ज़्यादा ख़राब होता है लेकिन पेशेंट्स का काम अच्छा चल रहा होता है। कई बार एक्सरे बहुत बढ़िया होता है लेकिन पेशेंट्स का काम अच्छा नहीं चल रहा होता है। सर ये मैं बहुत देखता हूँ, इसको कुदरत की मतलब एक मैं हमेशा करिश्मा बोलता हूँ। कई बार पेशेंट मुझसे आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे लेफ्ट में दर्द हो रहा है। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम हम देखते हैं तो एक्सरे में राइट ज़्यादा खराब होता है। सो मेजॉरिटी ऑफ लोगों में एक्सरे कोरिलेशन होता है लेकिन सिर्फ एक्सरे से डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले भी बोला ना, कुछ लोगों को कार्टिलेज डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन उस वाइटल एरिया में होता है जहाँ पे एक्चुअली वेट बेरिंग होता है, इसलिए पेन ज़्यादा होता है इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कार्टिलेज बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है। सो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हमने सारे नॉन सर्जिकल टेक्निक्स को एग्जॉस्ट कर दिया, यानी कि हमने एक्सरसाइज भी कर ली, हमने घुटने के कुछ सप्लीमेंट्स भी खा लिए, हमने फिजियोथेरेपी भी करा ली। कई बार जो पेशेंट्स बॉर्डर लाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि खराबी पे होते हैं, इनका कई बार लगता है कि पेन बहुत ज़्यादा है, कई बार लगता है कि ठीक ही चल रहा है, या जो ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है उनको हम लोग घुटने में कुछ इंजेक्शंस भी लगाते हैं। उन इंजेक्शंस में एक्चुअली कुछ ऐसे तत्व, स्टेरॉइड भी होता है, एक ग्रीसिंग के इंजेक्शंस भी होते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत घुटने के अंदर की स्वेलिंग कम हो जाए। और घुटने की जब स्वेलिंग कम हो जाती है तो कुछ पेशेंट्स कुछ टाइम के लिए नी पेन से एक रिलीफ पा लेते हैं। तो अगर वो 3-4 महीने 6 महीने आराम आ जाता है इंजेक्शन से, तो हम कई बार रिपीट इंजेक्शन देते हैं। जब पेशेंट्स को इंजेक्शन से भी आराम नहीं आता या जिनकी डिमांड ज़्यादा है, तब हम जाके नी सर्जरी की बात करते हैं। और सर्जरी का एक पार्ट है ये रिप्लेसमेंट? यस। अच्छा, और किस तरह की सर्जरी होती है? अब जो बहुत यंग पेशेंट्स हैं उनमें कार्टिलेज ट्रांसप्लांट भी होता है। अच्छा। यानी कि आपके घर में एक दीवार है, उसमें एक टाइल लगी हुई है, अगर वो टाइल टूट के गिर जाए तो आपके उसी घर में कोई और एरिया है जहाँ पे उसी तरह की टाइल है लेकिन वो किसी को दिखती नहीं है, तो आप वहाँ से टाइल उखाड़ के यहाँ लगा सकते हो जहाँ जिसको आप देखते हो। तो वैसे ही घुटने में जो कार्टिलेज होता है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे वेट नहीं आता, तो वहाँ से कार्टिलेज हम निकाल के इस एरिया में लगा सकते हैं। बहुत यंग पेशेंट्स में या जिनको चोट लगने की वजह से ऑस्टियोकॉन्टल इंजरीज होती हैं, उनमें हम कार्टिलेज ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। उसके अलावा कुछ यंग पेशेंट्स को हम लोग एक्चुअली कार्टिलेज सेल्स को निकाल के लेबोरेटरी में ग्रो कर लेते हैं और उसको ग्रोथ फैक्टर के साथ मिला के वहाँ चिपका रहते हैं। उससे भी कुछ हद तक कार्टिलेज वहाँ पे बनता है। ये बहुत छोटे डिफेक्ट्स और बहुत कम एज में ही किया जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े डिफेक्ट्स में काम नहीं करता। तो जिस इम्प्लांट की हम बात कर रहे थे वो कितने तरह का होता है? क्या सबको एक ही तरह का नी जॉइंट, क्योंकि सब लोग गूगल कर लेते हैं कि भाई ये घुटने हैं और उसमें जैसा भी दिखा रहा है और ये रिप्लेस होगा, इसलिए मन में डर भी बैठा रहता है कि ये घुटने हमारे कैसे रिप्लेस होंगे। तो थोड़ा आम भाषा में इसको आम आदमी लिए खोल के समझाइए कि क्या है ये, कैसे?
सबसे पहले तो जिन्होंने भी ये नाम डाला घुटना रिप्लेसमेंट, वो नाम ही गलत था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़ा इजाद किया और उन्होंने इसको ऐसा बनाया कि कितनी बड़ी सर्जरी हो। नहीं, इसकी देखिए फेयर मॉन्गरिंग ऐसी है ना हाँ। कि मुझे याद है बचपन में अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम सुनते थे कि उनके घुटने चेंज हुए हैं, मतलब आम फहम भाषा में यही है। अब इसको बहुत मेडिकल लैंग्वेज में अगर समझे कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट या इम्प्लांट, इसको थोड़ा समझा दीजिए फिर। आपने बहुत ही अच्छा सवाल और बिल्कुल सही एग्जाम्पल के साथ पूछा। वाजपेयी जी का जब घुटना चेंज, सबको लगा घुटने की हड्डी यहाँ से ऊपर से काट के नीचे से काट के बड़ा सा मेटल का एक पीस वहां लगा दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आप वैसे समझिए जैसे कि आपके घर में आपकी फ्लोर पे एक टाइल लगी हुई है बहुत सारी, कुछ दिनों में कोई टाइल यहाँ से उखड़ गई, कोई वहां से उखड़ गई या कहीं से घिस गई, तो हम वो पूरी फ्लोरिंग को नहीं उखाड़ते, हम सिर्फ वो पुरानी टाइल को निकाल के उसके ऊपर नई टाइल लगा देते हैं। या जिनके घर में मार्बल लगा हुआ है, उनके घर में मार्बल की जो ऊपर की लेयर है उसमें उसकी शाइनिंग जब खत्म हो जाती है तो हम फिर से उसमें शाइनिंग लेके आते हैं। वैसे ही जोड़ के ऊपर जो कार्टिलेज की लेयर जो मुश्किल से 3-4-5 mm की होती है, उस पे हम एक सिरेमिक की या मेटल की कोटिंग कर देते हैं। अच्छा। सो आपका नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली में नी रीसर्फेसिंग है, यानी कि सिर्फ उसकी सतह बदलते हैं, उसकी सतह को दोबारा से हम लोग एक पॉलिश कर देते हैं। तो अब ये सतह पहले मेटल की हो जाएगी, एब्सोल्युटली स्मूथ हो जाती है। पहले ये मेटल की होती थी, अब ये सिरेमिक की होती है, टाइटेनियम की होती है। इसमें आपका लिगामेंट, मांसपेशियां, आपके टेंडन्स, आपकी स्किन और मसल्स, ये सब इंटैक्ट रहती हैं। हम कुछ भी इसमें आर्टिफिशियल नहीं लगाते एक्सेप्ट फॉर द टाइलिंग। तो सिरेमिक जो है ज़्यादा अच्छा है मेटल से? हाँ जी, जो सेरामिक नीज हैं और टाइटेनियम एलॉयज जो आते हैं आजकल, जिनको गोल्ड नी के नाम से बोला जाता है, या आजकल ऑक्सीडाइज्ड जर्कोनियम भी है जो एक तरह का सेरामिक है, ये सब मटेरियल्स यूज होते हैं। तो जिन इम्प्लांट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम समझते थे कि 5 से 10 साल में घिस दोबारा से वापस ज़रूरत पड़ेगी या प्रॉब्लम हो जाएगी, अब हम बड़े आराम से इनको 20, 25, 30 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानते हैं। और क्या सर्जरी के बाद बिल्कुल पहले ऐसी लाइफ हो जाती है, फिर से हम पालथी मार कर बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं? आलती पालती मारना आपकी अपनी काबिलियत है। इम्प्लांट्स आलती पालती मारना अलाउ करते हैं, लेकिन क्या आप आलती पालती मार पाएंगे सर्जरी के बाद, ये आपके शरीर की काबिलियत पे है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो टाइम पे सर्जरी कराते हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग जिनका घुटने की अच्छी मूवमेंट होती है, वो ऑपरेशन के बाद भी अच्छे से नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन जब ये पालती मारने की बात मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ कि देखिए, आपकी गाड़ी जो है वो 100-150 की स्पीड पकड़ सकती है। आप 1-2 दिन तो उसको टेस्ट करते हैं कि भाई गाड़ी जाती है कि नहीं, लेकिन आप हर रोज 150 पे नहीं चलाते। नहीं, लेकिन ये इंडियन लाइफस्टाइल है ना कि बैठ करके खाने का ज़मीन पर, और बचपन से हमको पालथी मार कर बिठाया गया पढ़ने के लिए, तो वो प्रैक्टिस जल्दी आदमी छोड़ नहीं पाता होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम इन पेशेंट्स को मना नहीं करते, हम इनको एनकरेज भी नहीं करते। तो बिस्तर पे बैठ के आलती पालती मारने का काम मुझे लगता है कि पेशेंट्स को आंख बंद करके कर लेना चाहिए, अगर आप आराम से कर पा रहे हैं तो। लेकिन जमीन पर नीचे बैठना, कभी कभार बैठना अच्छा है, महीने में हफ्ते में बैठ जाइए, लेकिन हर रोज उस पे आलती पालती मारने से घुटने पे स्ट्रेन आता है, जो कि आपको जरूरत है तो करें, लेकिन एक शौक के रूप में ना करें। और कितने साल चलता है सर ये इम्प्लांट? हम अब उम्मीद करते हैं कि 20, 25 या शायद 30 साल चले। अगर मैं पिछले 20 साल के रिजल्ट देखूं तो 90% एंड मोर 92% ऑफ पीपल, यानी 100 लोगों ने जिन्होंने 20 साल पहले सर्जरी कराई, उनमें 92 लोग अभी भी नॉर्मल बढ़िया चल रहे हैं। ये जो बचे हुए 8 हैं, इनमें से कुछ एक्चुअली 5-6 साल में दोबारा से किसी प्रॉब्लम की वजह से रिप्लेस दोबारा करा चुके हैं, या कुछ का 30-40 साल भी चलेगा। तो जो दोबारा रिप्लेस कराते हैं, क्या उनमें भी घिस जाते हैं? जो आप इसको नई लेयर लगाते हैं वो भी घिस जाती है? नहीं, जो हम नई लेयर लगाते हैं वो तो वैसी की वैसे रहते हैं, मेटल नहीं घिसता। होता ये कि जिस सीमेंट से आपने उस हड्डी में उसको सेट किया होता है या फिट किया होता है, वहां से वो एडहेसिव छूटने लगता है, तो इम्प्लांट लूज होने लगता है। बहुत साल पहले जो बीच का जो प्लास्टिक था, वो प्लास्टिक जल्दी घिस जाता रहा। अब लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो गई है कि प्लास्टिक घिसना या वेयर इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम आज की डेट में। सर्जरी के बाद सर क्या काम आप लोग मना करते हैं करने के लिए? क्योंकि जैसे अब मुझे लगा कि मेरे घुटने बिल्कुल सही हो गए हैं, और इसके पहले मैं दौड़ के बस भी पकड़ता था, सीढ़ियाँ भी चढ़ता था, और वो सारे काम करते, मैं कमोड पर भी बैठता था। क्या काम अवॉइड करना चाहिए, क्या आप लोग मना करते हैं?
मैं चाहता हूँ कि जो जो काम आप आराम से कर पाते हो सब कुछ करो, आपको कोई मनाही ना हो। अच्छा, बहुत इंडिविजुअल है ये। एब्सोल्युटली। ये सर्जरी इंडिविजुअलाइज्ड है और जो रिजल्ट है वो भी इंडिविजुअलाइज्ड है। मैं चाहता हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली पेशेंट से बोलता हूँ कि आप जो कंफर्टेबली कर पाते हैं खूब करें, जो आपका शरीर पुश अलाउ मत कर रहा है करिए खूब ज्यादा करें। अपने आप को। एब्सोल्युटली। मान लो कोई किसी का घुटना अब एक पटरी पे मुड़ रहा है, उन्होंने मान के चल लिया कि मैं तो उसको और मोड़ के रहूंगा। उसमें आप अपने शरीर में, अगेन मैंने बोला, जब पेन होता है, पेन इज गॉड्स वे ऑफ टॉकिंग टू यू, यानी कि प्रभु की वाणी, वो बता रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा, उसको मत एग्रेवेट करिए। ऐसा करने से आप मुश्किल में पड़ेंगे। आपका शरीर आलती पालती मारता है, मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिमिटेड रखिए, लेकिन जो करना है करिए। अगर आपको बस में चढ़ना, कई लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, कई लोग माउंटेनियरिंग करते हैं, अच्छा, स्नो बोर्डिंग जाते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, गोल्फ खेलते हैं। मैं चाहता हूं कि द स्काई इज द लिमिट, आप जो चाहें करें। सर इसमें अभी रोबोटिक सर्जरी का हम बहुत सुन रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी पहले होती क्या है ये बता दीजिए। जैसे हमारे दिमाग में रोबोट तो एक है कि रोबोट खुद सर्जरी करते हैं, या डॉक्टर रोबोट के साथ करते हैं, या रोबोट बताता है, या डॉक्टर उसको फीड करते हैं कि आप सर्जरी करिए। रोबोटिक सर्जरी क्या है और इसमें नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में इसमें कैसे हेल्प करती है? देखिए, जो आपने जो सवाल पूछा बहुत पर्टिनेंट और वैलिड सवाल है। काफ़ी लोग हमसे आजकल बात करते हैं। मैं दिल्ली में वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हूँ रोबोट लेके आने वाला। दिल्ली का सेकंड रोबोट मेरे पास था। सो पिछले 4 साल से मैं रोबोटिक सर्जरी करता भी हूँ। इसमें क्या होता है, हम लोग एक सीटी स्कैन कराते हैं पेशेंट का। वो सीटी स्कैन कराने के बाद हम लोग एक पेशेंट के घुटने का एक वर्चुअल मॉडल बिना सर्जरी किए बिना हम लोग कंप्यूटर में क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे आप कई ऐसे हेयर स्टाइल के सेंटर्स हैं, कई ऐसे एस्थेटिक के सेंटर्स हैं जहाँ पे, या डेंचर के सेंटर्स हैं जहाँ पे वो आपको क्या करते हैं, आपके फेस के ऊपर आपका हेयर स्टाइल सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो मल्टीपल हेयर स्टाइल में से चूज कर सकते हैं आपको सबसे बेस्ट क्या लगता है। यहाँ पे क्या होता है, जो वर्चुअल मॉडल हमारा बनता है, उस वर्चुअल मॉडल के ऊपर पर्सनलाइज फिटिंग के साथ नी इम्प्लांट को हम फिट करते हैं कंप्यूटर में। एक स्क्रीन पे हमें दिखता रहता है, और उसकी अलाइनमेंट, उसकी पोजीशन, उसको मल्टीपल टाइम्स चेंज करके हम रिजल्ट एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को अगर हम इस पर्टिकुलर एंगल पे ये साइज का इम्प्लांट लगाएंगे तो उसके लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट ये आएगा। यही नहीं, अगर हम उसको चेंज भी करके देख सकते हैं कि नहीं हमें ये बेस्ट लग रहा है, इसको ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, वैसा करेंगे तो कैसा होगा। तो ये सब करके हम मल्टीपल रिजल्ट सिनेरियोस हमें मिल जाते हैं बिना ऑपरेशन किए ही। अब तो एआई आ गया तो और भी कर सकते हैं। यस, सो दिस इज एन एआई ओनली, बट इसमें अभी भी इस सिस्टम में ऑटोनॉमी नहीं है कि हम सर्जन को बाईपास कर सके। तो सर्जन के पास पूरी ऑटोनॉमी है ये देखने के लिए कि इस पेशेंट के लिए सबसे बढ़िया इम्प्लांट फिटिंग क्या है। जब एक बार ये हमने डिसाइड कर लिया कि इस पेशेंट के लिए सबसे बढ़िया इम्प्लांट फिटिंग ये है, हम ये डेटा कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं। रोबोट इज बेसिकली जस्ट एन आर्म, उसमें अपना कोई ब्रेन नहीं है। जो आपने डेटा फीड किया, नी को ओपन करने का काम मेरा है, एक्सपोज करने का काम मेरा है। सिर्फ जिस पर्टिकुलर एंगल पे या अलाइनमेंट में हमने नी को फिट करना है, उस फिटिंग के लिए जो तराशना होता है हड्डी को, जिसके ऊपर वो सॉकेट बैठेगा, वो वाला काम रोबोट करता है। एंड इट फॉलोज वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस जो मैंने दिए। अगर इसमें जरा सा भी उसको शरीर हिल जाए, कुछ हो जाए, तो रोबोट रुक जाता है। रोबोट के पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है, वो खुद से सोच नहीं सकता और वो खुद से इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता। और सर्जन के पास एडवांटेज ये है कि सर्जन सब कुछ अपने घर बैठे एक दिन पहले एक पेशेंट की सर्जरी प्लान कर लेता है, और जब ये प्लान पक्का हो जाता है उसके मन में, तो रोबोटिक एचिंग जो है इट इज परफेक्ट। ये कोलैबोरेशन है, मतलब ना सिर्फ रोबोट कर रहा है ना सिर्फ डॉक्टर कर रहे हैं। यस, इट इज द माइंड ऑफ द सर्जन विद द प्रिसिशन ऑफ अ रोबोट, यानी कि मेरा दिमाग और रोबोट की सटीकता। और ऐसा भी होता है सर कि दोनों घुटने की सर्जरी एक साथ की हो कभी, कि एक एक अलग अलग करके करते हैं दोनों घुटने, किसी के अगर जो है परेशानी है उसमें, तो इम्प्लांट दोनों साथ में हो सकता है कि अलग अलग होता है? 90% लोगों में हम एक साथ ही सर्जरी करते हैं। एक साथ सर्जरी करने का दोनों एक साथ नहीं खोलते, पहले एक करते हैं। ये मात्र 20, 25, 30 मिनट की सर्जरी है। लोगों को लगता है पता नहीं कितने घंटे लगते होंगे, ये सर्जरी करने में मात्र आधा घंटा लगता है। तो एक सर्जरी करके ख़त्म करके हम दूसरा साइड की सर्जरी करके उसको भी ख़त्म करते हैं, और
1 सवा घंटे में दोनों घुटनों की सर्जरी पूरी हो जाती है। और कितने दिन अस्पताल में रहना पड़ता है पेशेंट को? 2 से 3 दिन में पेशेंट्स हॉस्पिटल से घर चले जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल से घर जाते हैं तब वो अपना चलना फिरना, टॉयलेट बाथरूम जाना, बिस्तर पे करवट लेना, अपने सारे खुद के काम खुद से कर लेने की क्षमता रख के करते हैं। कुछ पेशेंट्स सीढ़ी चढ़ना उतरना भी सीख लेते हैं। और सर्जरी के बाद क्या फिजियोथेरेपी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है? कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। अब हम ऑपरेशन से पहले ही पेशेंट्स की फिजियोथेरेपी 1-2 दिन कराते हैं, जिससे उनको आइडिया लगता है कि ऑपरेशन के बाद क्या होने वाला है। और जब उनको आइडिया होता है तो फिजियोथेरेपी रिक्वायरमेंट अब कम हो गई है। सो नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजियोथेरेपी एक्चुअली अब कम हो गई है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट का ध्यान जो है घुटने को मोड़ना, एक्सरसाइज करना, दर्द कराना नहीं है। अब वो क्या करता है, पेशेंट्स को तीसरे चौथे दिन या हफ्ते 10 दिन में पेशेंट्स को घर से बाहर ले आने की बात करते हैं। जो पेशेंट्स इंडिपेंडेंटली चलना चाहते हैं उनको इंडिपेंडेंटली चलवाते हैं। कुछ लोग गाड़ी चलाना चाहते हैं, उनको वो चलने में, वो थेरेपी गाड़ी में होती है कि जब तक वो टांके कटने के लिए आए तो एक बार जरा कार चला लें। मतलब ये रोड पे नहीं होता, ये सब एक खाली जगह पे होता है या एक ग्राउंड में होता है। कुछ लोगों को पार्क में जाके चलने का शौक होता है, जाके बाहर बैठने का मन होता है। थेरेपिस्ट उनके साथ बाहर जाके कई बार एक पार्क के बेंच में आधा घंटा बैठ के वापस आया था, यही थेरेपी है। मैं एक सवाल देख रहा था सोशल मीडिया पे जब मैं इससे जुड़े क्वेश्चंस तैयार कर रहा था कि किसने लिखा था कि मेरे दादाजी को ये इम्प्लांट लगा था और जब एयरपोर्ट पर जाते थे तो आवाज़ आती थी। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ है, तो ये मेटल अच्छा, का, ये अच्छा, मेटल का है। अच्छा। तो मेटल डिटेक्टर जब बीप, तो उसमें वो मेटल डिटेक्टर में बीप आता है। तो पेशेंट्स को यूजुअली हमें कार्ड देते हैं, वो दिखा रहते हैं तो वो सब मान जाते हैं। अच्छा, एक कार्ड रहता है, देते हैं कार्ड देते हैं हम लोग, जिससे कि वो शो कर पाए कि हमारे, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ आती है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। शुक्रिया सर आने के लिए। मुझे लगता है कि इस नी जॉइंट रिप्लेसमेंट इम्प्लांट से जुड़े हमने सारे सवालों को समझा और इतना डरने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने जैसे बताया कि बहुत ईजिली कोई करा सकता है, लेकिन ये इसके फियर मॉन्गरिंग मुझे लगता है ज़्यादा है। इसके बारे में मिथ भ्रम बहुत ज़्यादा है। शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो हमने जाना कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट ज़िंदगी रोकती नहीं है बल्कि दोबारा चलने का भरोसा देती है। उम्मीद है बातचीत आपके फैसले को आसान बनाएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ। शुक्रिया।